जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर के द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग आज देखेंगे डे 7 के क्वेश्चन आंसर को, जो कि वन लर्नर फॉर्म में है। तो देर न करते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये किस महासागर से संबंधित है? ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। आइए अगला देखते हैं। पॉइंट है, यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्री संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यूएन के द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र को संरक्षित करने का लक्ष्य यह 2030 तक रखा गया है। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? तो यह 3 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। समुद्री क्षेत्र 3 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अब आगे देखते हैं। तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कौन कौन से हैं? तो तापी गैस परियोजना में कुल 4 देश शामिल है। 4 देश में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत हो जाएगा। 4 देश फिर से देखेंगे। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में 4 देश, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब आगे देखते हैं। तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांस अफगानिस्तान परियोजना, इसको ट्रांस अफगानिस्तान परियोजना भी कहते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। यह एशिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है और विश्व की दूसरी है। यह 2015 तक इसका टारगेट था और टारगेट इसका 2019 है। 2015 से स्टार्ट हुआ है। यह हुआ है 2015 से। इसमें अगला पॉइंट है, तापी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो यह शिलान्यास किया गया 2015 में, वर्ष 2015 में, और इसका टारगेट रखा गया 2019 तक। 2019 तक इसका टारगेट रखा गया है। अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में, लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? तो यह हो जाएगा पेजर टेक्नोलॉजी। लेबनान और सीरिया में हाल में हुए हमले में पेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं। तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। वहाँ पर भयंकर भूकंप हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुआ, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की और सीरिया में मदद के लिए। अब आगे है चौथा नंबर में, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कजान हो जाएगा, रूस, कजान शहर में चलाया गया। अब आगे है, कजान रूस में 2024 का है यह 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब अगला है, ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो ब्रिक्स में 10 देश शामिल है। इसका स्थापना वर्ष है 2009। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में किया गया था। आगे देखते हैं। वेपसोंग और डैमचौक स्थल हाल ही में चर्चा में रहे। ये किन देशों के बीच विवादित है? तो यह हो जाएगा भारत और चीन के बीच विवादित है। वेपसोंग और डैमचौक याद रखेंगे, भारत और चीन के बीच विवादित स्थल है। अब आगे देखते हैं। पेंगोत्सो झील यानी पेंगोइन झील अवस्थित है। तो वह पेंगोइन झील लद्दाख में है। 3 इडियट मूवी में जो दिखाया गया था वही पेंगोइन झील है। यह लद्दाख में अवस्थित है। अब आगे देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इजराइल को। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एडीबी बोलते हैं। एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देशों के रूप में इजराइल को शामिल किया गया है। एडीबी की स्थापना यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह वर्ष 1966 में हुआ है। इसका मुख्यालय मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एडीबी का मुख्यालय मनीला। आगे देखते हैं। 7 नंबर में है नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश के द्वारा की गई? तो यह यूक्रेन के द्वारा किया गया है। नाटो में शामिल होने की मांग यूक्रेन के द्वारा किया गया है।
नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो यह 32 हो जाएगा। नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या 32 हो जाएगा। इसमें 31वां है फिनलैंड और 32वां स्वीडन। 31वां देश है फिनलैंड, पहले इसमें 30 देश था, इसमें 31वां देश है फिनलैंड और 32वां स्वीडन है। अब आगे है बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालिक कारण, तो इसमें कई सारे कारण थे। इसमें जो मुख्य कारण है वह छात्रों का आरक्षण से संबंधित मामला है, रिजर्वेशन को लेकर वहाँ तख्ता पलट हुआ। और दूसरा कारण इसका सेंट मार्टिन द्वीप है, सेंट मार्टिन द्वीप, यह भी कारण है। अब आगे देखते हैं सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है, तो यह बंगाल की खाड़ी में है। यह भी एक कारण था बंगाल में तख्ता पलट का। आगे देखते हैं 9 नंबर में 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश के द्वारा किया गया, तो यह तालिबान के द्वारा किया गया। महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन तालिबान के द्वारा किया गया। सही उत्तर हो जाएगा तालिबान। अब अगला देखते हैं 10 नंबर में मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया, तो यह 4 देश को मिलाकर मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाता है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इसी को क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। इन 4 देशों के समूह को क्वाड कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो चीन। क्वाड का गठन ही चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए किया गया है। अब आगे देखते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में है कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई। कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इनका कार्यकाल था 1939 से 1945 तक, सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, अध्यक्ष पद पर रहे। अब अगला है भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी भूमि पर लागू की गई थी, तो यह 19% भूभाग पर लागू किया गया था। ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इसे वर्ष 1793 ईस्वी में, इसे वर्ष 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं ध्वनि तरंगों कहाँ गमन नहीं करती। ध्वनि तरंगें कहाँ गमन नहीं करती है, यह निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक ठोस में ध्वनि तरंगें गमन करती है, सर्वाधिक स्पीड में। अब आगे देखते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में है संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, तो 2 प्रकार का समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया। संविधान की उद्देशिका में 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे, नाम बताइए। तो यह हो जाएगा, पहले में विनोबा भावे हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। तीसरा हो जाएगा ब्रह्मदत्त। याद रखेंगे क्रम से, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। आगे देखते हैं 16 नंबर में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया, तो यह नागपुर अधिवेशन में हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया है। एक बार फिर से, फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं 17 नंबर में। 17 में है डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई, तो यह 1849 में किया गया था। यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किया गया था। गोद निषेध प्रथा के आरोप में किया गया था। डलहौजी के द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा 1849 ईस्वी में। आगे है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। और सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण गुजरात हो जाएगा। कच्छ का रण गुजरात, यह
सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। अब आगे देखते हैं 19 नंबर में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है और किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो राज्यों में हो जाएगा बिहार, राज्यों में बिहार हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, राज्यों में बिहार हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यूटी में दिल्ली हो जाएगा, यूटी में दिल्ली। अब अगला देखते हैं, आगे है 20 नंबर में तुर्की देश की मुद्रा, तो तुर्की की मुद्रा लीरा हो जाएगा, तुर्की देश की मुद्रा लीरा, और राजधानी इसका अंकारा हो जाएगा, तुर्की की राजधानी अंकारा, अंकारा याद रखेंगे, तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा। अब आगे है 21 नंबर में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? यह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अब आगे देखते हैं 22 नंबर में राज्य विधान परिषद कब भंग होगी? तो यह राज्य विधान परिषद कभी भंग होने वाली कभी नहीं होगी, यह अस्थायी सदन है। राज्य विधान परिषद का भंग नहीं होता है, यह अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं, तो यह राज्य विधान परिषद अस्थायी सदन है। इसका देख लेंगे, इसमें राज्य विधान परिषद संविधान के 2 अनुच्छेदों में वर्णित है। इसका अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद का सृजन का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषद का गठन की बात की गई है। अब आगे देखते हैं, भारत के किस झील के तैरते द्वीप का झील कहा जाता है? भारत के किस झील को तैरते द्वीप का झील कहा जाता है? तो यह लोकटक झील हो जाएगा, मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। यह संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस हो जाएगा, वहीं भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन हो जाएगा। हेमिस लद्दाख में है और साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। अब आगे देखते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में देखते हैं, मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं। सोना, सोना हो जाएगा जमुई, सोना सोना सर्वाधिक मात्रा में जमुई में मिलेगा। डोलोमाइट, डोलोमाइट हो जाएगा रोहतास में, डोलोमाइट रोहतास में। लिथियम, तो लिथियम हो जाएगा गया में, और बॉक्साइट मुंगेर में, बॉक्साइट मुंगेर में। फिर से एक बार, सोना जमुई, डोलोमाइट रोहतास, लिथियम गया, बॉक्साइट मुंगेर। अब आगे देखते हैं कबीरदास, 25 नंबर में देखते हैं। कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक, बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो यह धर्मदास हो जाएगा। कबीरदास द्वारा संकलित बीजक का संकलन धर्मदास के द्वारा किया जाएगा। इसका कुछ कबीरदास से संबंधित ट्रिक है। साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी ग्रंथ की रचना अनु ने की। साखी शबद रमैनी ग्रंथ की रचना अनु ने की। इसमें साखी प्लस शबद प्लस रमैनी, ये तीनों के मिला के बीजक हो जाएगा। यह बीजक हो जाएगा, तीनों मिला के साखी शबद रमैनी। उसके बाद ग्रंथ में ग्रंथावली और रचना, रचनावली अनु ने की, अनुराग सागर, अनुराग सागर, ये सभी कबीरदास से संबंधित है। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद है और रामानंद के गुरु का नाम रविदास या रैदास है। अब आगे देखते हैं 26 नंबर में। प्रोटीन, प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक है? तो यह प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च ये प्राकृतिक बहुलक है। अब आगे देखते हैं 27 नंबर में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि से हुई? इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि से हुई? तो यह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 ईस्वी में वर्साई की संधि के तहत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुआ था और इसकी समाप्ति वर्ष 1918 ईस्वी में वर्साई की संधि के तहत हुई। अब आगे देखते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में है, भारतीय संविधान में कौन से भाग में एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है? तो भाग 4 हो जाएगा, DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में किया गया है।
अब आइए आगे देखते हैं 29 नंबर में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से है, ओजोन परत संरक्षण, और इसका आयोजन 16 सितंबर को किया जाता है। पहली बार 16 सितंबर 1987 में इसको सेलिब्रेट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संबंध जो है ओजोन परत से संबंधित है। यह 16 सितंबर 1987 से इसको मनाया जाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो यह 9 हो जाएगा। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 हो जाएगा। देख लेते हैं, पहला में हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल, तीसरा में प्यूटिटरी ग्लैंड, चौथा में पैराथायराइड, पांचवा में थायराइड, छठा हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, और सातवां अग्नाशय ग्रंथि, आठवां एड्रिनल ग्रंथि, और नौवां हो जाएगा जनन ग्रंथि। टोटल 9 ग्रंथियां होती है मानव शरीर में, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 है। अब आगे देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो यह भारतीयों को प्राप्त होने वाले हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30। ये सभी 5 मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 5 मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। आगे है 32 नंबर में। 32 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तल और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो इसमें मरकरी ये गलत हो जाएगा, लेड ये भी गलत हो जाएगा, लेड का पीबी हो जाएगा, पीबी। सिल्वर ये भी गलत हो जाएगा, सोडियम का Na यह सही है, सही मिलान 4 नंबर का हो जाएगा सोडियम का Na। अब आगे देखते हैं, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो यह भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देख लेंगे, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। आगे 34 में है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, और वहीं प्राकृतिक रूप से पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में एथिलीन का और कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं 35 नंबर में, महोषधि में कौन सी संधि है? तो महोषधि यह वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। अब आइए आगे देखते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स का है। आइए देखते हैं, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सूक्ष्मजीव कहेंगे, उसे सूक्ष्मजीव कहेंगे। ऐसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्मजीव कहेंगे। इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। सूक्ष्मजीवों की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी कोशिका, स्पर्म कोशिका और जीवित कोशिका का खोज किया था। अब आगे देखते हैं, तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है। तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है। इसका सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो यह हो जाएगा इवानोवस्की। इवानोवस्की ने तंबाकू में TMV का पता लगाया था। अब आगे देखते हैं 38 नंबर में। 38 में है, निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है? तो यह डेंगू हो जाएगा। मादा एनोफ्लिस से मलेरिया और मादा एजिप्टी मच्छर से डेंगू हो जाएगा, डेंगू। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो यह कवक के कारण। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग कवक के कारण। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग कवक के कारण। अब आगे हैं, संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो यह वर्ष 2014 में घोषित किया गया है। भारत को पोलियो मुक्त वर्ष 2014 में, भारत को पोलियो मुक्त वर्ष 2014 में। अब आगे देखते हैं 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन विषाणुजनित बीमारी खसरा छोटी माता चेचक है? तो ये सभी हो जाएगा, ये सभी विषाणुजनित बीमारी है। विषाणुजनित बीमारी में खसरा, छोटी माता और चेचक ये सभी हो जाएगा, सभी सही है। आगे है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह है रेब्डोवायरस। रेब्डोवायरस से घात रोग उत्पन्न होता है। अब आगे देखते हैं
42 नंबर में, सॉरी 43 नंबर में, 43 नंबर में देखेंगे। 43 में है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किस कोड के रूप में निरूपित करते हैं? तो यह हो जाएगा बर्ड फ्लू H5N1। H5N1 यह बर्ड फ्लू हो जाएगा। बर्ड फ्लू को H5N1 से डिनोट करते हैं, और वहीं स्वाइन फ्लू को H1N1। स्वाइन फ्लू H1N1, बर्ड फ्लू H5N1। 44 नंबर में है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो यह वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। अब आगे देखते हैं 45 नंबर में। 45 में है निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी होती है? तो विषाणु जनित देख लेंगे, तो इसमें भी तपेदिक है और इसमें भी तपेदिक है, दोनों नहीं हो जाएगा। मम्स, रेबीज, हर्पीज यही हो जाएगा विषाणु जनित। मम्स, रेबीज, हर्पीज। राइट आंसर बी हो जाएगा, मम्स, रेबीज, हर्पीज। मम्स, रेबीज, हर्पीज। आगे है एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? बैक्टीरिया, वायरस और टीका, एंटीबायोटिक। तो इसमें से टीका हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज की थी। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अब आगे है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण। तो होने का कारण है वायरस, वेरियोला वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स, चेचक, वेरियोला वायरस से होता है। अब आगे है पीलिया यानी जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो यह हो जाएगा लीवर। लीवर हो जाएगा, लीवर या यकृत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। अब 49 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। इसमें हो जाएगा हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लाड़ आदि से होता है, तो यह गलत हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी से होता है, यह भी गलत हो जाएगा, यह उल्टा हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण भोजन या दूषित पानी से होता है। याद रखेंगे, हेपेटाइटिस ए का संक्रमण भोजन या दूषित पानी से होता है, और वहीं हेपेटाइटिस बी का संक्रमण रुधिर या लाड़ आदि से होता है। तो दोनों गलत है, दोनों के दोनों कथन गलत है। अब आगे देखते हैं 50 नंबर में। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट की। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। न्यूनतम प्लेटलेट्स 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख से अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं, स्वस्थ मनुष्य के लिए। अब आगे है 51 नंबर में। 51 में देखते हैं सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है? तो यह रॉबर्ट कोच ने व्यक्त किया था। जीवाणु से रोग फैलेगा, यह कहा था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने कहा था जीवाणुओं से रोग फैलता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? यह अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। 53 नंबर का देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। ये तीनों सही हो जाएगा। गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तीनों सही हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आगे देखते हैं 54 नंबर में। 54 में है निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया देख लेंगे। दूध का खट्टा होना, यह रासायनिक अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन का पचना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। जल का उबलना, यह नहीं हो जाएगा, यह भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक अवस्था हो जाएगा। फलों का पकना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। और ईंधन का जलना, यह भी। तो 3 नंबर इसको छोड़ के बाकी सभी रासायनिक अभिक्रिया है। आगे है 55 नंबर। 55 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न कराया जा सकता है, तो नहीं, यह गलत हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया घरों में भी हो सकते हैं, बाहर में भी, कहीं भी हो सकता है। मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, तो यह भी गलत हो जाएगा। मानव शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होती है, दोनों गलत है। इसमें दोनों गलत है, दोनों कथन गलत है। अब आगे देखते हैं 56 नंबर में। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, तो यह एनोड से ऑक्सीजन गैस एनोड से मुक्त होता है। अब आगे देखते हैं 57 नंबर में। 57 में है अमोनिया
को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो यह नाइट्रोजन प्लस जल वाष्प हो जाएगा। नाइट्रोजन प्लस जल वाष्प हो जाएगा। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर नाइट्रोजन प्लस जल वाष्प। आगे है 58 नंबर में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं, तो वह ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल का अनुपात हो जाएगा 2:3। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:3 होगा। 2:1 हो जाएगा, सॉरी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 2:1 याद रखेंगे। 60 में देखते हैं, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह नाइट्रोजन हो जाएगा। कुरकुरे और चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है। आइए अब आगे देखते हैं 61 नंबर में। 61 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? तो यह हो जाएगा अंटार्कटिका के किसी स्थान पर गुरुत्वीय मान पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सबसे कम, बीच वाली रेखा 0 डिग्री, इस पे सबसे कम। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ गुरुत्वीय मान बढ़ता जाएगा। तो सर्वाधिक गुरुत्वीय पूछा जा रहा है, तो अंटार्कटिका के किसी स्थल पर, तो यह सही हो जाएगा। 4 नंबर यह सही है। आगे देखते हैं 62 में, जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा जब किसी वस्तु को विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ेगा। विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा भार, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम है, और ध्रुवों की ओर बढ़ने पे गुरुत्वीय मान बढ़ेगा तो भार बढ़ जाएगा। आगे है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होगा जी का मान, तो जी का मान हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है जी, बड़ा वाला जी, कैपिटल जी। इसका देने वाला था हेनरी कैवेंडिश ने, जी का मान दिया था, जी के मान को दिया था, प्रतिपादन किया था हेनरी कैवेंडिश ने। आगे है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग 6/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है, याद रखेंगे। अब आगे है गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है, तो यही हो जाएगा सही आंसर, 3 हो जाएगा सही। अब आगे देखते हैं, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है। आदमी का वजन, तो आदमी अपना वजन जो है कुछ बढ़ा हुआ महसूस करेगा, ज़्यादा नहीं, हल्का अनुभव कर सकता है। आगे देखते हैं 67 नंबर में। 67 नंबर में है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बताया दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो यह हो जाएगा इसका ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। अब अगला देखते हैं, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ प्राप्त होता है? तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। अपकेंद्रीय बल का प्रभाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं 69 नंबर में, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग, तो 3600 किलोमीटर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। आगे है, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, तो यह हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से किसी रॉकेट को पृथ्वी से छोड़ा जाए तो फिर वापस पुनः धरती पर नहीं आएगा, तो वही हो जाएगा प्रक्षेप गति, इसे कहते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड
पर कब लौटेगा, तो यह कभी नहीं वापस लौटेगा। इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। इस गति को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड को प्रक्षेप गति कहते हैं। आगे है कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति के द्वारा किया गया था, तो यह लकड़ावाला समिति हो जाएगा। लकड़ावाला समिति ने कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी निर्धारित किया था। भोजन का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी किया था निर्धारित। अब आगे देखते हैं 73 नंबर में। 73 में है बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है। बिटकॉइन तो यह हो जाएगा ब्लॉकचेन प्रणाली पर आधारित है बिटकॉइन। इसे साकोशी ने लाया था। बिटकॉइन को साकोशी ने लाया था, याद रखेंगे। बिटकॉइन ब्लॉकचेन प्रणाली पे आधारित है, इसे साकोशी ने लाया था। आगे देखते हैं 74 नंबर में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आरबीआई के द्वारा प्रत्येक 2 माह पर जो है रेपो रेट निर्धारित किया जाता है। अपना आरबीआई के द्वारा अपना रिपोर्ट सौंपा जाता है और मार्केट की उतार चढ़ाव के आधार पर रेपो रेट को घटाया या बढ़ाया जाता है आरबीआई के द्वारा। अगला है 75 नंबर में वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इस इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। इसी का नाम बदलकर आगे 1955 ईस्वी में एसबीआई कर दिया गया था। तो इसी के साथ आज का 75 और अंतिम सवाल पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप लोग इसे 1-2 बार देखेंगे ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आपको पहुँच सके आप तक। धन्यवाद।